मार्च 2004 जम्मू एंड कश्मीर के शोपियां जिले में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जंगल के किनारे बना एक लकड़ी का छोटा सा घर पूरी तरह खामोशी में डूबा हुआ। बाहर चूल्हे पर कावा बन रहा था और एक लड़का खड़ा था जिसके कंधे पर AK-47 लटकी हुई थी। लंबी दाढ़ी कंधों तक आते बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। उसका नाम था इफ्तेखार भट्ट। घर के अंदर चारपाई पर 2 आदमी बैठे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि साउथ कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा नाम बन चुके हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार कमांडर अबू तोरारा और अबू सब्जार। दोनों आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे लेकिन उनकी नजर बार बार इफ्तेखार भट्ट की तरफ जा रही। इफ्तेखार की असामान्य शांति उन्हें बेचैन कर रही। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इफ्तेखार उनके पास आया था और उसने बताया था कि 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने उसके बड़े भाई को एनकाउंटर में मार दिया था। तभी से वो बदले की आग में जल रहा था और भारतीय सेना से बदला लेना चाहता था। इफ्तेखार ने आर्मी के काफिले पर इतना सटीक प्लान उनके सामने रखा कि दोनों कमांडर पहली नजर में ही उससे प्रभावित हो गए। चेक पोस्ट की लोकेशन, गाइड्स की संख्या, एंट्री और एग्जिट रूट, सब कुछ इतना बारीकी से तैयार था कि किसी को शक करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मिशन से ठीक पहले अबू तोरारा के मन में अजीब सा संदेह उठ रहा था। उसे इफ्तेखार पर शक हो रहा था। कहवा तैयार हो चुका था। इफ्तेखार ने 3 कप ट्रे में रखे और कमरे में आकर चारपाई के पास ट्रे रख दी। अबू तोरारा और अबू सब्जार ने अपने अपने कप उठा लिए और तीनों चुपचाप कहवा पीने लगे। कुछ मिनट तक कमरे में पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक अबू तोरारा इफ्तेखार का नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि वो आखिरी बार पूछ रहा है। इसके बाद वो सीधे उसकी आंखों में देखकर सवाल करता है, तुम आखिर हो कौन? इफ्तेखार कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी अब कमरे को और भारी बना देती है। अबू तोरारा की आवाज और तेज हो जाती है और वो फिर से वही सवाल दोहराता है। इस बार इफ्तेखार धीरे से अपना कप जमीन पर रखता है, खड़ा होता है और कंधे से अपनी राइफल उतार देता है। उसकी आवाज शांत होती है लेकिन उसमें जरा सा भी डर नहीं होता। वो कहता है कि अगर उन्हें उस पर जरा सा भी शक है तो वो उसे अभी गोली मार दे। अबू तोरारा AK-47 इफ्तेखार पर तान देता है। अबू सब्जार अबू तोरारा की तरफ देखता है और दोनों की आंखें मिलती है। तोरारा हल्के से सिर हिला देता है। इसके बाद अबू सब्जार अपनी AK-47 नीचे कर लेता है। दोनों फिर से अपने अपने कप उठा लेते हैं। उसी पल पिस्टल लोड होने की आवाज गूंजती है। अगले ही पल 2 गोलियों की आवाज उस छोटे से कमरे को हिला देती है। इफ्तेखार अपने कपड़ों के अंदर छुपी 9mm पिस्टल निकाल चुका था। पहली गोली अबू तोरारा के सर में जाती है और दूसरी गोली अबू सब्जार के सर। दोनों खूंखार जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में साउथ कश्मीर के 2 सबसे बड़े आतंकियों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद इफ्तेखार पिस्टल नीचे रखता है और अपना अधूरा कहवा ऐसे पीने लगता है जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोस्तों, ये कोई आपसी झगड़ा नहीं था और ना ही किसी आतंकवादी संगठन के भीतर की गद्दारी। ये था इंडियन आर्मी का एक बेहद साहसी अंडरकवर ऑपरेशन। इफ्तेखार भट्ट असल में कोई आतंकी नहीं था बल्कि 1 पैरा स्पेशल फोर्स का जाबाज कमांडो मेजर मोहित शर्मा था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े वीरों में शामिल होने तक जाती है। और आगे हम जानेंगे कि आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा और कैसे उन्होंने अपने जुनून और हौसले से इतिहास रच दिया। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा में जन्मे मोहित शर्मा के पिता राजेंद्र शर्मा पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी थे और मां सुशीला शर्मा दिल्ली जल बोर्ड में काम करती थी। घर का माहौल अनुशासन और पढ़ाई से भरा हुआ था। मोहित अपने बड़े भाई मधुर शर्मा के बेहद करीब थे। उम्र में सिर्फ 13 महीने का फर्क था लेकिन सोच में दोनों बिल्कुल अलग थे। माता पिता चाहते थे कि दोनों बेटे इंजीनियर बने और एक सुरक्षित जिंदगी जिएं, लेकिन मधुर शर्मा का सपना था एयरफोर्स में जाने का। वो NDA की तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते। माता पिता की इच्छा के अनुसार मधुर इंजीनियरिंग में चले जाते हैं लेकिन सेना का सपना घर के छोटे बेटे मोहित शर्मा के मन में रह जाता है। स्कूल के दिनों से ही मोहित शर्मा पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन उनके भीतर कुछ अलग था। 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से 12वीं पास करने के बाद परिवार के दबाव में उन्होंने महाराष्ट्र के श्री संत गजानन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन हॉस्टल के उस कमरे में बैठा मोहित शर्मा हर दिन एक अलग ही जंग लड़ रहा था। जब बाकी छात्र इंजीनियरिंग की असाइनमेंट्स में व्यस्त रहते तब मोहित NDA के सवाल हल करते, करंट अफेयर्स पढ़ते और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सेना के लिए तैयार करते। मोहित NDA का एग्जाम दिया लेकिन कई हफ्तों तक कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्हें बेचैनी होने लगी। दरअसल रिजल्ट उनके घर पहुंच चुका था लेकिन माता पिता ने जानबूझकर छुपा लिया था। उन्हें डर था कि अगर मोहित को पता चल गया तो वो इंजीनियरिंग छोड़कर फौज में चले जाएगा। लेकिन फिर मोहित शर्मा ने खुद UPSC के ऑफिस में फोन किया और अपना रोल नंबर बताया। जवाब सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनका नाम मेरिट लिस्ट में था और HSB इंटरव्यू का कॉल लेटर घर भेजा जा चुका था। मोहित ने एक पल भी नहीं सोचा, वो सीधे भोपाल HSB इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। जब माता पिता को पता चला तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मोहित साफ कह चुके थे या तो इंडियन आर्मी या फिर कुछ भी नहीं। बेटे के जुनून के आगे माता पिता को झुकना
झुकना पड़ा। इंटरव्यू क्लियर हो गया, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। मेडिकल में मोहित का वजन कट ऑफ से 6 किलो कम था और उसे बढ़ाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय था। यहीं से मोहित की जिंदगी में उनके माँ का सबसे बड़ा योगदान शुरू होता है। जो माँ पहले उनके फैसले के खिलाफ थी, वही माँ अब उनके सपने को अपना सपना बना देती है। दूध, केला, घी, हाई प्रोटीन डाइट, हर चीज पूरी योजना के साथ दी जाती है। 4 हफ्तों में मोहित का वजन 8 किलो बढ़ जाता है, मेडिकल क्लियर हो जाता है और भारत को वो ऑफिसर मिलने वाला होता है जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। पुणे के खड़कवासला में एनडीए ट्रेनिंग के 3 साल मोहित शर्मा को फौलाद बना देते हैं। बॉक्सिंग, स्विमिंग, घुड़सवारी, हर चीज में वो आगे रहते हैं। वो बॉक्सिंग में चैंपियन बनते हैं, घुड़सवारी में ट्रॉफी जीतते हैं, लेकिन मोहित सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, उन्हें गिटार, माउथ ऑर्गन और सिंथेसाइजर बजाना भी आता था। 1999 में आईएम में देहरादून की ट्रेनिंग के दौरान कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है। टीवी पर हर दिन देशभक्ति की खबरें, शहीदों की कहानियां और सैनिकों की बहादुरी मोहित शर्मा के भीतर आग भर देती है। 11 दिसंबर 1999 को उन्हें मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पोस्ट मिल जाती है। उसी रात जब दोस्त जश्न मना रहे होते हैं, कोई उनसे पूछता है कि वो कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं। मोहित बिना सोचे जवाब देते हैं, जहां असली लड़ाई हो, जहां आतंकियों से आमना सामना हो। 2000 में उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ होती है। यहीं पहली बार उन्हें पैरा एसएफ के कमांडोज के साथ काम करने का मौका मिलता है। उनकी बहादुरी, उनका जज्बा और उनका तरीका मोहित को अंदर तक हिला गया। तभी उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो भी पैरा एसएफ का हिस्सा बनेंगे। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान मोहित शर्मा ने जिस साहस और समझदारी के साथ काम किया, उसने उनके सीनियर अधिकारियों को भी प्रभावित कर दिया। उनकी बहादुरी और उनके नेतृत्व क्षमता के लिए साल 2002 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया। जून 2003 में पैरा फोर्सेस के बेहद कठिन और थकाने वाले सिलेक्शन प्रोसेस को सफलतापूर्वक पार कर लिया और 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए दिसंबर 2003 में उन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी समय कश्मीर घाटी में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। आतंकवाद एक भयानक रूप ले चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन स्थानीय युवाओं को बहला फुसलाकर और धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर अपनी ओर खींच रहे थे। इस पूरे नेटवर्क के पीछे अबू सब्जार और अबू तुरारा जैसे खूंखार कमांडर थे। ये आतंकी आम नागरिकों के बीच अपनी पहचान छुपा कर रखते थे, जिससे भारतीय सेना के लिए सटीक इंटेलिजेंस जुटाना बेहद मुश्किल हो गया था। इन्हीं हालात को देखते हुए सेना को एक ऐसे सैनिक की जरूरत थी जो आतंकियों के बीच घुल मिल सके, उनका भरोसा जीत सके और अंदर से पूरा नेटवर्क तोड़ सके। इंटेलिजेंस यूनिट को इस खतरनाक भूमिका के लिए कैप्टन मोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं लगा। मोहित शर्मा ने बिना हिचकिचाए इस मिशन के लिए हामी भर दी। प्लान बनाए गए कि उनका एक नई पहचान दी जाएगी और उनका नाम होगा इफ्तिखार भट्ट। इस नई पहचान के साथ उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों तक पहुंचना था। भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक दर्द भरी कहानी गढ़ी कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने उनके बड़े भाई को एनकाउंटर में मार गिराया था और अब वो बदला लेना चाहते हैं। मोहित शर्मा ने खुद को पूरी तरह कश्मीरी के रूप में ढाल लिया। उन्होंने बाल और दाढ़ी बढ़ाए, कश्मीरी पोशाक पहननी शुरू की, डोगरी और उर्दू सीखी, कुरान की आयतें याद की और नियमित रूप से मस्जिद जाने लगे। इफ्तिखार भट्ट बन के वो कश्मीर की गलियों में घूमते, स्थानीय लोगों से बातचीत करते और अपने भाई की मौत का दर्द शेयर करते। करीब 2 महीनों तक वो सोफी और आसपास के गांवों में एक आम कश्मीरी की तरह रहे। धीरे धीरे वो हिजबुल के लोगों के नज़र में आ गए। उन्हें लगा कि इफ्तिखार के अंदर भारतीय सेना के लिए जो नफरत है वो उनके मकसद के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। आखिरकार मार्च 2004 में इफ्तिखार भट्ट उर्फ कैप्टन मोहित शर्मा की मुलाकात अबू सब्जार और अबू तुरारा से करवाई गई। उन्होंने वही कहानी दोहराई और एक आर्मी चेक पोस्ट पर हमले का प्लान दिखाया, जिसमें पेट्रोल मूवमेंट और गुप्त पहाड़ी रास्तों के नक्शे भी शामिल थे। उनकी तैयारी और आत्मविश्वास ने आतंकियों को पूरी तरह यकीन दिला दिया। उन्हें लगा कि ये लड़का उनके लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। वो दोनों आतंकी मोहित शर्मा को अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने ले जाते हैं। ये वही जगह थी जहां से बैठकर वो भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रचते थे। अगले 2 हफ्तों तक मोहित शर्मा उन्हीं आतंकियों के साथ रहते हैं। इस दौरान आतंकी उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हथियारों के इस्तेमाल का तरीका सिखाते हैं और अपने मूवमेंट, सप्लाई रूट्स और सुरक्षित ठिकानों की जानकारी भी शेयर करते हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब उसी हाइडआउट में भारतीय सेना पर हमले की पूरी प्लान तैयार हो जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इस हमले का मास्टरमाइंड
मास्टरमाइंड इफ्तिखार उर्फ मोहित शर्मा को ही बनाया गया। उसी रात ग्रेनेड की एक असाइनमेंट भी आने वाली थी और फिर दोपहर तक सेना की टुकड़ी पर हमला होना था। लेकिन इसी बीच अबू तरारा के मन में इफ्तिखार को लेकर हल्का सा शक पैदा होने लगता है। वो सबसे कहता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इफ्तिखार के बारे में उनके पास उसकी कहानी के अलावा कुछ और नहीं था। तभी इफ्तिखार भट्ट बने मोहित शर्मा 3 गिलास कावा लेकर कमरे में आ जाते हैं। वो दोनों को कावा देते हैं और खुद खाट के किनारे बैठ जाते हैं। तीनों के पास AK-47 राइफल थी। फिर अचानक तरारा सख्त आवाज में पूछता है कि सच बताओ तुम आखिर हो कौन। ये सुनकर मोहित धीरे से अपना ग्लास नीचे रखते हैं। वो खड़े होते हैं और कंधे से अपनी राइफल उतार देते हैं और कहते हैं कि अगर भरोसा नहीं है तो अभी गोली मार दो। अबू तरारा AK-47 इफ्तिखार पर तान देता है। अबू सफजार अबू तरारा की तरफ देखता है और दोनों की आंखें मिलती है। तरारा हल्के से सिर हिला देता है। इसके बाद अबू सफजार अपनी AK-47 नीचे कर लेता है, लेकिन मोहित समझ चुके थे कि अब एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। उसी क्षण वो अपने कपड़ों के अंदर छिपी 9mm पिस्टल निकालते हैं और पलक झपकते ही दोनों आतंकियों के सिर में गोली मार देते हैं। इसके बाद मोहित शर्मा बैठ जाते हैं और बचा हुआ कावा ऐसे पीते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जिस मिशन के लिए उन्होंने महीनों मेहनत की थी वो सफल हो चुका था। उन्होंने न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सबसे बड़े कमांडरों को खत्म किया था, बल्कि उनकी अहम जानकारियां सेना तक भी पहुंचाई थी, जिससे संगठन की कमर टूट जाती है। अगली सुबह इफ्तिखार फिर से मेजर मोहित शर्मा बन चुके थे। वो बेस कैंप लौटते हैं। 2004 में इसी अद्भुत साहस के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। नवंबर 2004 में उनकी शादी रिश्मा शर्मा से हुई। दिसंबर 2005 में उन्हें मेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। अक्टूबर 2008 में हालात बिगड़ने पर उन्हें फिर कश्मीर बुलाया गया, जहां अगले कई महीनों तक वो बर्फीले पहाड़ों में आतंकियों की तलाश में जुटे रहे। 20 मार्च 2009 की शाम कुपवाड़ा में अपने बेस पर मौजूद मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ अगले ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। तभी सेक्टर कमांडर का एक अर्जेंट कॉल आया। उन्होंने बताया कि LOC पार करके कुछ ट्रेंड आतंकी हापुड़ा के घने जंगलों में घुस चुके हैं। खबर सुनते ही मेजर मोहित शर्मा ने बिना एक पल गवाए अपनी टीम को तैयार होने का ऑर्डर दिया। अगली सुबह 21 मार्च को टीम उन जंगलों में दाखिल हुई। ये सिर्फ जंगल नहीं थे, बल्कि आतंकियों का गढ़ बन चुके थे। चारों तरफ बर्फ से ढकी रास्ते, घनी झाड़ियां और बर्फीली हवाएं। मेजर मोहित ने अपनी टीम को 3 टुकड़ियों में बांटा और बर्फ पर बने पैरों के निशानों का पीछा शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जो कि घात लगाए बैठे थे। वो जंगल से 3 दिशाओं से हमला कर रहे थे। उनके पास AK-47 राइफल थी और इलाके के सटीक नक्शे भी थे। स्थिति बांधते ही मेजर मोहित ने साथियों को कवर लेने और पीछे हटने का ऑर्डर दिया। जब एक हवलदार ने उनसे खुद कवर में आने को कहा तो मोहित ने साफ कहा, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मोहित खुले में रहकर आतंकियों पर फायरिंग करते रहे कि उनकी टीम पोजीशन ले सके। इसी दौरान उनके हाथ में गोली लगती है। उन्होंने तुरंत कपड़े से घाव बांधा और फिर से फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद लेंस नायक सुभाष से फायरिंग कर रहे थे और तभी वो घायल हो गए। हालात को देखते ही मेजर मोहित खुद आगे आए, MGL संभाला, आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायर किया। 4 आतंकी वहीं ढेर हो गए। जब मोहित शर्मा अपनी टीम की ओर लौट रहे थे तभी एक और गोली उनके सीने के बाएं हिस्से में लगी, जहां बुलेट प्रूफ जैकेट का कवर नहीं था। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने साथियों को कहा, कुछ नहीं हुआ, फायरिंग जारी रखो, हम स्पेशल फोर्सेज में इसी काम के लिए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो पेड़ का सहारा लेकर लगातार फायर करते रहे और अपने साथियों को दुश्मन की सीधी मार से बचाते रहे। ऊंचाई पर मौजूद तीसरी टुकड़ी भी फायरिंग में शामिल हो चुकी थी। मेजर मोहित रेडियो पर बार बार कहते रहे, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे उनकी आवाज कमजोर पड़ती गई। ज्यादा खून बहने से शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन आखिरी दम तक आंखें खुली रही। बेस कैंप को जब पता चला कि मेजर मोहित शर्मा घायल हैं और हिल नहीं पा रहे तो किसी को यकीन नहीं हुआ। घने जंगलों में लड़ते हुए मेजर मोहित शर्मा मात्र 31 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। ये ऑपरेशन 5 दिनों तक चला। इस दौरान 8 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन उनसे पहले 17 आतंकियों को मार गिराया गया। मेजर मोहित शर्मा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर जवान के अंदर जोश भर देती है। उनके इसी साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। गाजियाबाद में उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन, सड़क और भव्य प्रतिमा आज भी ये याद दिलाती है कि हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि मेजर मोहित शर्मा जैसे वीर अपनी पूरी जिंदगी देश पर न्यौछावर कर देते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस बारे में चाहिए। जय हिंद, जय भारत।